नमस्कार, मैं गोविंद काबरा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डीएफसी अर्थात ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर परिवार की ओर से इस वेबिनार में, जिसमें हम लोग आज वो बच्चे जिन्होंने 10th की एग्जाम दे दी है और उनके पेरेंट्स, इनके लिए आज हम यहां बात करेंगे। अक्सर ऐसे होता है कि 10th स्टैंडर्ड तक लाखों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे ग्रेड्स मिलाते हैं, लाखों स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स मिलाते हैं, लेकिन बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 11th 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद पहले अटेम्प्ट में सक्सेस मिला सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो सक्सेस मिलाने के लिए क्या चाहिए, इस विषय पर हम लोग आज बात करेंगे। उतना ही नहीं, अलग अलग करियर अलग अलग क्षेत्रों में कैसे अच्छे से हो सकता है, कैसे हम उनको चूज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। कहां पर कौन सी डिफिकल्टी लेवल, कौन से सिलेबस पर कितना काम करना है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग ये करियर वाला जो शब्द है ना, करियर, इसको थोड़ा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ गुड करियर, है ना। आज हर कोई चाहता है कि हमारा करियर एकदम अच्छा बनना चाहिए। देखो, अब वो जमाने में है हम लोग जहां पर पेरेंट्स को या तो एक लड़का एक लड़की, एक या दो बच्चों के ऊपर वाला काम नहीं है, और बट नेचुरल है वही बच्चे सारे सपने माँ बाप के पूरे करने वाले हैं। तो करियर को लेकर बट नेचुरल हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं, होना भी चाहिए। लेकिन सच में अच्छा करियर मतलब क्या, कौन कौन से फैक्टर्स है जो हमारे अच्छे मतलब हमारे करियर को अच्छा साबित करेंगे। नंबर 1, जो आमतौर पर बोला जाता है, सभी लोग बोलते हैं, आई एम इनटू टीचिंग सिंस लास्ट 33 ईयर्स। 11th और 12th को 31 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं। जब पेरेंट्स से इंटरेक्शन होता है, अधिकतर पेरेंट्स डिस्कशन करते करते आखिरी में इसी बात पे आ जाते हैं, सर अच्छा पैकेज मिलना चाहिए, या अच्छा बिजनेस चलना चाहिए, अच्छी कमाई होना चाहिए, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। आई डू एग्री, लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। चलो अपन क्या करेंगे, जनता जनार्दन के साथ चलते हैं। अभी आज वो विषय पर बात नहीं करेंगे, पैसा कितना महत्वपूर्ण है कितना नहीं है। माना कि सब कुछ नहीं है, लेकिन सच में बहुत कुछ है। लेकिन सिर्फ पैसे से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता। आजकल हर इंसान की ये भूख होती है, मेरा नाम होना चाहिए। नेम एंड फेम is the requirement of each and every child, right? रिस्पेक्ट, हर किसी को रिस्पेक्ट चाहिए कि भाई मैं काम ऐसा करूं जहां पर मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, मेरे काम की वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ग्रेट सेटिस्फैक्शन। और अगर आपने ध्यान से देखा होगा, हमने सबसे आखिरी में एक पॉइंट रखा था, कंट्रीब्यूशन इन नेशन बिल्डिंग। सच पूछो तो ये पॉइंट सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आज तक की हमारी जो भी पढ़ाई है, स्टैंडर्ड 10 तक की, और इवन आगे हमारी जो पढ़ाई होने वाली है, इस पढ़ाई में बहुत बड़ा योगदान हमारे माता पिता, हमारे समाज और हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का है। सो व्हेन वी कंप्लीट अवर एकेडमिक एजुकेशन, वी नीड टू रीपे बैक टू द सोसाइटी एंड टू द नेशन। तो मैं तो ये कहूंगा कि करियर ही ऐसा सिलेक्ट करें, या जो भी करियर आप सिलेक्ट करते हो उसमें हम लोग इस तरह से काम करें कि ये सारी बातें जो हमने अभी आपको डिस्प्ले की थी, पैसा, नाम, रिस्पेक्ट, सेटिस्फैक्शन और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें अच्छे काम करने से हो सकती है। दावे के साथ मैं आपको ये कह सकता हूं। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज की जब बात आती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हम लोग पुराने जमाने में भी, आज से 25 साल पहले भी यही बात करते थे, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। लेकिन पहले वक्त हम लोग क्या करते थे, बहुत अच्छे मार्क्स आए, चलो साइंस साइड में जाएंगे, थोड़े कम आए कॉमर्स में जाएंगे, और थोड़े कम है आर्ट्स में जाएंगे। लेकिन आज ये सच्चाई नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स,
which you have obtained in 10th board examination, मार्क्स आपको कितने भी मिलो, अगर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, अगर आपका संकल्प दृढ़ है, तो आप चाहे उस सेक्टर में अच्छा करियर बना सकते हो। एक तरफ हम कहते हैं कि यहां कंपटीशन बहुत है, लेकिन एट द सेम टाइम पेरेंट्स, मैं आपको बोलूं, जहां कंपटीशन है वहीं पर अपॉर्चुनिटीज भी होती है। ये कुछ जो बहुत वेल नोन नाम शब्द है वो मैं यूज कर रहा हूं आपके सामने। इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च, आर्किटेक्चर, कॉमर्स साइड में, कॉमर्स में भी फिर सीए, एमबीए, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। डिफेंस सर्विसेज, क्लैट, लॉ वाले सेक्टर, सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीएससी। अगेन मैंने लास्ट में कुछ एक ऐसा पार्ट रखा है, बेसिक साइंसेस एंड टीचिंग। आज अगर पूरे दुनिया की मैं बात करूं आपके सामने, तो पूरे विश्व को, न केवल हमारे भारत देश को, न केवल हमारे भारत देश को, बल्कि पूरे विश्व को सबसे ज्यादा मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट टीचिंग और बेसिक साइंसेस, रिसर्च में रिक्वायरमेंट है। प्लीज ध्यान रखिए, आज रिसर्च में जितना काम करो उतना काम कम है, रिसर्च में जितना काम करो उतना काम कम है। टीचिंग सेगमेंट में बहुत अच्छा करियर बन सकता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज भी है अवेलेबल। हम लोगों के पास अभी भी हमारे देश में हम लोगों को इस करियर को प्रमोशन के लिए और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। मेडिकल, रिसर्च एंड टीचिंग, ये तीन ऐसे सेगमेंट है, जो मेरा अनुभव है, जितना मेरा नॉलेज है, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। ये तीन ऐसे सेगमेंट है जहां मेरे हिसाब से अगले 25 साल तो कम से कम रिसेशन नहीं आएगा। इररिस्पेक्टिव, बाकी भी फील्ड में नहीं आएगा, काम अच्छा करने पर हर फील्ड में स्कोप है, लेकिन अगेन ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसे है, लेकिन ये थोड़े निग्लेक्टेड सेगमेंट भी है। अब निग्लेक्टेड सेगमेंट है, मैं कैसे कह सकता हूं, मैं आपको बताता हूं। मैं पिछले 2 साल में करीबन 500 स्कूल्स में अलग अलग जाकर करियर के ऊपर चर्चा की, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, बराबर है। अगर 100 स्टूडेंट्स है सामने और मैं पूछता हूं टीचिंग में कितने लोगों को इंटरेस्ट है, तो 100 में बड़े मुश्किल से एक आधा स्टूडेंट सामने आता है कि मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है। मुझे बताइए, अगर अभी कोई टीचिंग में बाय चॉइस आना नहीं चाहता, तो फिर टीचिंग में कौन आएगा? वो लोग आएंगे जो मजबूरी में जॉब नहीं मिल रहा बोलकर काम करेंगे। और अगर ऐसे लोगों के हाथ में अपने अगले पीढ़ी का भविष्य हम लोग सौंप देंगे, तो फिर हमारे प्रॉब्लम्स तो कभी भी सॉल्व नहीं होंगे। आज इस देश की और पूरे विश्व की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम लोग बाय चॉइस इंटरेस्ट के साथ इस प्रोफेशन को हमने प्रमोट करना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, इस विषय में और डिटेल में बात करूंगा। जहां तक रिसर्च की बात है, नो डाउट, आई नो पेरेंट्स, जब हमने फीडबैक लिया था आज इस वेबिनार में ज्वाइन होने वाले कई स्टूडेंट से, तो 90% लोगों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग की बात की। नो डाउट आई विल बी टॉकिंग इन डेप्थ फॉर मेडिकल इंजीनियरिंग, लेकिन उसके साथ साथ मैं कॉमर्स पे भी बात करूंगा, यूपीएससी पे भी बात करूंगा। लेकिन उसके पहले, भले ही आपने डिमांड नहीं की, मैं कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो शायद, क्योंकि ऐसे भी करीबन 100 से ज्यादा लोग थे जो कंफ्यूज थे कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमको पता नहीं क्या है, तो उन लोगों को सामने रखकर भी मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। जैसे मैंने टीचिंग के बारे में बताया, उसी ढंग से एक सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत अच्छी योजना है जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। अगर हम 12वीं साइंस में हमारे रीजन से टॉप 1% में आते हैं, राइट, मैं अगर मराठवाड़ा को अपना एक रीजन समझू, तो 1% मतलब अंदाजा 700 लोग इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज
अगर बोर्ड एग्जाम में 91-92% मार्क्स आते हैं तो यू वुड बी इलिजिबल फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप रफली। ये वेरी हो सकता है, कट ऑफ कैन वेरी। अब एग्जैक्टली क्या है इंस्पायर स्कॉलरशिप और किसको दी जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने 17 सब्जेक्ट्स फाइनलाइज किए हैं, बराबर है। आप अगर वो सब्जेक्ट्स को लेकर बीएससी एमएससी करते हो, सिर्फ बीएससी करते हो तो 3 साल, एमएससी करते हो तो 5 साल, हर साल सेंट्रल गवर्नमेंट आपको 80,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप देंगे। 5,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर के 60,000 रुपए, और 20,000 would be given for doing some project work in summer. 20,000 would be given for doing some project work in summer, बराबर है। तो ये ऐसी इंस्पायर योजना है। आज भी 10th अपीयर्ड कई स्टूडेंट्स हैं जिनको इसकी मालूमात नहीं है। बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास जो मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन वो लिस्ट की मैं जानकारी कितनी भी दूं आपको, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, शायद आप लोग याद भी नहीं रख पाएंगे। तो हमने एक ऐसा सोचा है कि आज के इस प्रोग्राम में हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत निग्लेक्टेड है, ऐसी चीजें डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो इंफॉर्मेशन वाली बात है, अलग अलग कौन से कोर्सेस है, साइंस साइड में, कॉमर्स साइड में, आर्ट साइड में, ह्यूमैनिटीज में, और भी जो सेगमेंट है, बाकी बायोटेक्नोलॉजी वाली बात आती है, मैं मतलब अल्टीमेटली साइंस कॉमर्स आर्ट्स में डिवाइड होंगे, उसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट की बात होंगी, बहुत सारी चीजें हैं, बराबर है। ये सारी चीजें हम आपको ईमेल पर भेज देंगे। मैं एंड में आपको बताऊंगा हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, वो हेल्पलाइन नंबर की एक स्क्रीन हम आपको लास्ट में देंगे। फिर भी मैं भूल ना जाऊं इसलिए एक बार मैं स्लोली हमारे डीएफसी का एक हेल्पलाइन नंबर आपको बताता हूं, 9223187227। और एक बार रिपीट करता हूं दोस्तों, 9223187227। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप सिर्फ अपने बच्चे का नाम एसएमएस कर दें, और उसके अंदर आप जिस गांव को बिलोंग करते हैं वो आप एसएमएस करें, और अगर आपकी कोई स्पेसिफिक चॉइस है किसी एरिया की तो वो एसएमएस करें, राइट। और पॉसिबल है ईमेल आईडी यूज करते हो तो ईमेल आईडी भेजिए हमको, और नहीं ईमेल आईडी यूज करते हो तो व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं वो पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम आपको व्हाट्सएप पे या ईमेल आईडी पर भेज देंगे। लेकिन यहां पर आज हम उससे भी और कई महत्वपूर्ण विषय है, उन विषयों पे हम चर्चा करेंगे, राइट। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा सेक्टर से बाहर आते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, क्षेत्र चाहे कोई भी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, और उसमें भी और बहुत सारी सब ब्रांचेस है, राइट। ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क आर द कीज टू ऑल ग्रेट अचीवमेंट। इसमें कोई शक ही नहीं है, बराबर है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करेंगे उस वक्त प्रैक्टिस एंड हार्डवर्क आर द कीज टू ऑल ग्रेट अचीवमेंट्स। दुनिया में जितनी भी बड़ी अचीवमेंट्स की बात हुई है, ये सभी अचीवमेंट्स के अंदर सबसे बड़ा रोल रहा है प्रैक्टिस और हार्डवर्क का। लेकिन जब बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आती है, आज के तारीख में मेजॉरिटी ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस में 12वीं के बाद अगर हमको एडमिशन चाहिए तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना ही पड़ेगी, राइट। हमको अगर ग्रेजुएशन के बाद नौकरी चाहिए या सिविल सर्विसेज की एग्जाम्स चाहिए तो हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना ही पड़ेगा, राइट। देनी ही पड़ेगी हमको एग्जाम्स। यहां तक कि अब अच्छे बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जब नौकरी दी जाती है तो एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाती है, बराबर है। अगेन अ सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए
प्रैक्टिस और हार्डवर्क के अलावा कुछ और भी रिक्वायरमेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर सफलता मिलाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता क्यों मिलाना है मुझे? क्योंकि मेरा बेसिक टारगेट, अब हम 10th के बाहर आ गए, अब हमारा टारगेट है हमको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए 12वीं के बाद, हमको अच्छे जगह पर नौकरी चाहिए, या हमें अच्छा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलाना है, राइट? या हमको प्रशासकीय सेवा में नौकरी करनी है। आपके सामने स्क्रीन पर ये अलग अलग एग्जाम्स के नाम है। आईआईटी जेडब्ल्यू, राइट? जेडब्ल्यू में मेंस के थ्रू एनआईटी के एडमिशंस मिलेंगे, एडवांस के थ्रू आईआईटी में मिलेंगे। मेडिकल साइंस में जाना है, एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, बीएएमएस हो, फिजियोथेरेपी हो, नीट की एग्जाम देना पड़ेगी। रिसर्च में जाना है, आईआईएससी बेंगलोर की बात हो, चाहे आईसर की बात हो, आज देश में जो 7 आईसर कॉलेजेस है और उसके अलावा आईआईएससी बेंगलोर टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट इन रिसर्च सेगमेंट, राइट? यहां की बात हो, वहां एडमिशन चाहिए। केवीपीवाई नाम की एग्जाम देनी होगी आपको, राइट? उसके अलावा आर्किटेक्चर में अगर आपको आपका करियर करना है, राइट, तो अपार्ट फ्रॉम अचीविंग गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन, नाटा नाम की एग्जाम देना है आपको, या जेडब्ल्यू पेपर 2 देकर आप एनआईटी और आईआईटी में एडमिशन मिलाओगे। कॉमर्स साइड की बात हो तब भी बात ये होगी हमको सीए करना है या हमको एमबीए करना है, राइट? एमबीए करना है तो कैट या सीईटी एग्जाम देनी पड़ेगी। लॉ के साइड में जाना है तो क्लैट या फिर महाराष्ट्र की सीईटी देना होगी। बैंकिंग में सादा क्लर्क का भी जॉब चाहिए तो एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगी, यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देना ही पड़ेगी, राइट? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सक्सेस मिलाने के लिए, सक्सेस इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, 10वीं तक डीएफसी सिर्फ नॉलेज की बात करती है। हम मार्क्स को बाय प्रोडक्ट बोलकर ट्रीट करते हैं और बिल्कुल हमारे स्टूडेंट्स को मार्क्स अच्छे मिलते ही है। भले ही हमारा फोकस मार्क्स ना रहे, 10th स्टैंडर्ड तक के हमारे फाउंडेशन कोर्सेज में 5वीं से लेकर 10वीं तक हमारा फोकस नॉलेज पे होता है, हमारा फोकस एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे होता है, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे बच्चों को मार्क्स मिल जाते हैं। मार्क्स इज नॉट अ टारगेट देयर। बट फ्रेंड्स, पेरेंट्स, एज फार एज 11th एंड 12th इज कंसर्न, एक एक मार्क की कंपटीशन है यहां पर। सपोज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ 560 मार्क है एनडब्ल्यूटी के लिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और आपको 559 मार्क है, 559 मार्क्स है, तो आपको जाना होगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या तो फिर बीडीएस में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3200 सीट्स की बात आती है, बराबर है, ओपन रिजर्वेशन सारे मिलाकर, राइट? नंबर ऑफ सीट्स आज भी बहुत कम है। लेट्स प्रे गॉड कि अभी के इस कोरोना एपिसोड के बाद इस मेडिकल सेगमेंट में जो मैन पावर की आवश्यकता है, जो कमी महसूस हो रही है, भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारी गवर्नमेंट्स इस दिशा में और कदम उठाए और बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस की आवश्यकता है इस देश की मेडिकल फैसिलिटीज को फुलफिल करने के लिए, और प्रार्थना करेंगे सीट्स बढ़ जाए। बाय द टाइम और 2 साल के बाद ये बच्चे आए, उम्मीद करते हैं और हो जाएगा। अदरवाइज ये कंपटीशन बहुत कटथ्रोट कंपटीशन है और एक एक मार्क की स्पर्धा है। इंजीनियरिंग साइड में भले ही नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन जब सो कॉल्ड अच्छे कॉलेजेस की बात आती है, सो कॉल्ड रेप्यूटेड कॉलेजेस की बात आती है, आपको अच्छे मार्क्स मिलाना अनिवार्य हो जाता है। तो 11th और 12th के लेवल के ऊपर सक्सेस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स। तो फिर ये मार्क्स वाला सक्सेस कैसे मिलेगा? मैं आपको बता दूं, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई 90% होती है लेकिन मार्क्स 30-40% भी नहीं मिल पाते हैं। ये क्या चक्कर है, इसको मैं डिटेल में आपके सामने अभी रखूंगा। ये डिटेल में क्यों रखूंगा आप, और ये सिर्फ साइंस की बात नहीं है। मैंने भले ही बोलते समय आईआईटी, मेडिकल, इंजीनियरिंग की बात की, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, कॉमर्स साइड में जाओ, आर्ट साइड में जाओ, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सामना करना ही पड़ेगा।
तो अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलाने की, राइट? उसके लिए क्या क्या अलग रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले आप एक बात का ध्यान रखें, 10th बोर्ड की एग्जाम या पहली से लेकर 9 तक के स्कूल की एग्जाम और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है, बराबर है? ये डिफरेंसेस हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले मैं आपके साथ जो एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं उस पर मैं फैक्ट शेयर कर रहा हूं आपके साथ, कोई स्टोरी नहीं बोल रहा हूं। ये फैक्ट को आप प्लीज समझ के लीजिएगा, राइट? फैक्ट क्या है बताता हूं आपको मैं। अपन एग्जाम्पल ले रहे रिजल्ट का, जेडब्ल्यू मेंस का, राइट? जेडब्ल्यू मेंस के रिजल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। 2020 में 300 मार्क की एग्जाम कंडक्ट हुई थी। उसके पहले 13-14 से लेकर 19 तक जेडब्ल्यू मेंस 360 मार्क की एग्जाम हुआ करती थी, राइट? अब जेडब्ल्यू मेंस कौन देते थे? जिनको इंजीनियरिंग साइड में करियर करना है और एनआईटी, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्जाम देना होगा, राइट? प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुने। मैं और एक बार रिपीट करता हूं पेरेंट्स, यहां पर बात को, कौन सी बात को रिपीट कर रहा हूं? मैं भले ही एग्जाम्पल जेडब्ल्यू मेंस इंजीनियरिंग का दे रहा हूं, लेकिन इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं जितने भी पॉइंट्स आपको समझाऊंगा पेरेंट्स, ये पॉइंट्स सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से सुनो। अभी मेंस की एग्जाम जो स्टूडेंट्स देते हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को एडवांस के लिए सिलेक्ट किया जाता है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल, 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल। अब 2 साल से 2 अटेम्प्ट हो गए, तो कभी 11 लाख, कभी 12 लाख। पहले अटेम्प्ट में अभी कुछ 10 लाख कुछ स्टूडेंट्स थे, इस बार 2020 में 11 लाख के आसपास थे। तो 12 से 15 लाख स्टूडेंट्स जेडब्ल्यू मेंस की एग्जाम देते हैं साइंस साइड के हमारे पास, हमारे देश में। और इनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स, चलो हम लोग 10 लाख से 2.5 लाख की बात करते हैं। 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम, एकदम इजी करते हैं कैलकुलेशंस के लिए, 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम्स दे रहे जेडब्ल्यू मेंस, और उनमें से 2.5 लाख स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करेंगे जेडब्ल्यू एडवांस के लिए, मतलब आईआईटी के लिए। अपन चलो उसको लेवल 2 नाम दे देते हैं। और ये 2.5 लाख लोग जो लेवल 2 देंगे, उसमें से 10,000 कुछ सीट्स जो आईआईटी के हैं, उतने लोग सिलेक्ट किए जाएंगे। 10 लाख, 2.5 लाख, 10,500। सी द लेवल ऑफ कंपटीशन। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपका माइंड सेट कर रहा हूं। जो मेहनत की लेवल रिक्वायर्ड है इस लेवल का सक्सेस अचीव करने के लिए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड है, मेरे बच्चे को 92% आ गए मतलब मेरा बच्चा आईआईटी के काबिल है। और ये माइंडसेट के साथ लाखों लोग काम करते हैं। आईआईटी के लिए काम करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करना ही चाहिए। हाई एम शुड बी केप्ट एंड वी शुड ट्राई फॉर दैट। लेकिन कैसे करना चाहिए, उसको समझकर करना चाहिए। और आज का वेबिनार वो चीज क्या रिक्वायरमेंट है वो समझाने के लिए है, बराबर है? आपको डराने के लिए नहीं है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे। मैं एग्जाम सिंस स्टैटिस्टिक्स 360 वाले ज्यादा अवेलेबल है, हम 360 मार्क्स की बात करते हैं। अब 300 की हो गई वो 360 मार्क की ये एग्जाम से 2.5 लाख लोग लेवल 2 सेट होंगे। क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं जानता हूं आज मैं इंटरेक्ट करने के सिचुएशन में नहीं आपके साथ, बट आप लोग चैट पर मुझे आंसर भेज सकते हैं। अभी फेसबुक लाइव पर आप मेरे साथ चैटिंग कर सकते हैं। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? 360 में से कितने मिले तो आईआईटी के लिए हम क्वालिफाई होंगे, लेवल 2 के लिए, एडवांस के लिए? जितने भी मैंने ऑडिटोरियम में या ग्राउंड्स पे वेबिनार लिए, पेरेंट्स और बच्चों की मानसिकता 8, 9, 10 में ऐसी हो जाती है कि उनको 90% वाला सक्सेस भी बहुत कम लगता है।
अचीविंग 90% भी उनको अच्छा नहीं लगता। तो अक्सर जब मैं पेरेंट्स और बच्चों से पूछता हूं कि कम से कम कितने मार्क्स मिलना चाहिए भाई 360 में से, सो दैट मैं जेडब्ल्यू एडवांस, और वो भी फिर दिमाग में आईआईटी है ना, एडवांस के लिए मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा लेवल 2 के लिए, तो अधिकतर लोगों के आंसर होते हैं सर 250, सर 300, सर 200, सर 80%, 70% ये आंसर होते हैं, क्योंकि सर आईआईटी वाली कंपटीशन है तो मार्क्स तो बहुत अच्छे लगेंगे। मैं आपको बता दूं पेरेंट्स, जितनी मेरी याददाश्त है, जितना स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आज तक 2014 से लेकर आज तक की बात कर रहा हूं मैं, 2019 तक, क्योंकि 20 में एग्जाम 300 मार्क की हो गई और अब तो परसेंटाइल सिस्टम चालू हो गई, तो मार्क्स का पता भी नहीं चलता, वो चीज गूगली हो गई, अभी हमारे सामने छुप गई वो, लेकिन पहले मार्क्स का पता चलता था परसेंटाइल के पहले। 360 में से आज तक कट ऑफ कभी भी 113 के ऊपर नहीं गया। 360 में से 113 मतलब ये रफली 32% के आसपास आया। मैं रफली अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, कैलकुलेशन एकदम डिजिटल डेसिमल लेवल की बता नहीं रहा हूं मैं आपको। और ऐसे कितने लोग हैं, हम 10 लाख पकड़ रहे, 15 भी नहीं पकड़ते, चलो 10 लाख में से ऐसे मार्क्स मिलाने वाले सिर्फ 2.5 लाख लोग हैं। मतलब मेरे देश में, अभी मैं इसको सम एंड सब्सटेंस की बात कर रहा हूं, एक सिंगल सेंटेंस में इस रिजल्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूं पेरेंट्स, सिर्फ 25% स्टूडेंट्स है, ओनली 25% स्टूडेंट्स है जिनको 32% के ऊपर मार्क्स मिले। ओनली 25% स्टूडेंट्स आर देयर, सिर्फ 2.5 लाख बच्चे हैं जिनको कितने मार्क्स मिले हैं, 32% के ऊपर मार्क्स मिले हैं। आज हमारे पास स्कूल्स में, कई शिक्षण संस्थाओं में हम लोग गर्व से कहते हैं आमच्या शाळेचा निकाल 100% लागला, बड़ी खुशी की बात है, कहना भी चाहिए, लेकिन क्या ये हमारी आगे की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है? आप सोचिए 10वीं सीबीएसई का मार्च 2019 का रिजल्ट क्या है, हमारे देश में 2.25 लाख बच्चों को 90% के ऊपर मार्क्स मिले। मैं 80, 70, 60 की बात करूंगा तो यह आंकड़ा 10 लाख तक चला जाएगा। सीबीएसई बोर्ड के कुछ 17 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी 2019 में, स्टेट बोर्ड आईसीएसई मिला तो कम से कम 7-8 लाख बच्चे हो जाएंगे जिनको 90% के ऊपर मार्क्स मिले। 32% के ऊपर का हिसाब लगाऊंगा तो यह आंकड़ा जाएगा 20 लाख, 25 लाख, और यहां पर कितने, 2.5 लाख। मैं जो हमेशा बोलता हूं वेबिनार में कि 100 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स 10th बोर्ड में से बड़े मुश्किल से 10 ही स्टूडेंट्स इतने मार्क्स अचीव कर पा रहे 32% की। तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है इन बच्चों के साथ में? प्लीज, अब यहां से आगे का 10 मिनट का पार्ट है पेरेंट्स, आप उसको सीरियसली ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वेबिनार का ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे भी और बहुत सारे अपने पॉइंट्स आने वाले हैं, लेकिन इस वेबिनार का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट? ध्यान से सुनिए। आप जानना चाहते हो ना, कितने लोग इंटरेस्टेड है, चैट पे मुझे भेज सकते हैं आप लोग, कि भाई क्या रीजन है कि 10th में जिस स्टूडेंट को 2 साल पहले 90-95% मार्क्स मिले, उस स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 32% भी नहीं मिल रहे? ऐसा क्या हो रहा है? उम्मीद करता हूं कि कई लोग ये चीज को समझने में इंटरेस्टेड होंगे, और हमारी जो ज्ञानदीप फाउंडेशन सेंटर की टीम है, संचालिका शीतल काबरा मैडम के लीडरशिप में हमारी 88 लोगों की टीम है। ये टीम ने इस रिजल्ट का बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि ऐसा क्या हो रहा है बच्चों के साथ में कि जिसके वजह से ये सक्सेस रेशियो बहुत कम है, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस, डिस्ट्रैक्शन, टाइम पास। चलो मान के चलते हैं 3-4 लाख स्टूडेंट्स टपोरी है, पढ़ाई नहीं करते, मेहनत ही नहीं करते। देखो, जो मेहनत नहीं किया उसके बारे में चर्चा करके ऐसे भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग चर्चा किस लोगों के लिए कर रहे हैं कि लाखों लोग मेहनत करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होते। हमारी चिंता वो है,
हमारी चिंता क्या है कि मेहनत करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद सफलता मिलना ही चाहिए, लेकिन लाखों लोगों को सफलता नहीं मिल रही है। मेंस का जब रिजल्ट डिक्लेअर होता है ना, उसके बाद आपको हजारों लाखों पेरेंट्स मिलेंगे, माझ्या मुलाने 12 तास 16 तास काम केलं पण त्याचं सिलेक्शन नाही झालं, किंवा त्याला मार्क फक्त 120 आला, एडवांस साठी क्वालिफाई झाला। एडवांस के लिए क्वालिफाई होना ये कोई बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है, बराबर है, बहुत बड़ा सक्सेस नहीं है। फिर भी हम 25% में इस बात की खुशी है हमको, बस 20-25% में इस बात की खुशी है, इसलिए उसको भी सक्सेस मान लेते हैं हम लोग, बराबर है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, तो मेहनत करके सक्सेस नहीं मिलने वालों के लिए हम बात कर रहे हैं, इसको आपको समझ के लेना होगा। 11वीं और 12वीं का जो सिलेबस है, साइंस के एग्जाम्स देने वालों के लिए साइंस का, कॉमर्स के वालों के लिए कॉमर्स का, आर्ट्स वालों के लिए आगे यूपीएससी एमपीएससी का, ये सिलेबस इतना हेवी सिलेबस है। एक चैप्टर की मैं आपको बताता हूं, पीसीएम की बात करूं, आईआईटी के लिए तो 100 चैप्टर्स एवरेज में पढ़ना है बच्चों को, सब मिलाकर, पीसीएम मिलाकर, मतलब एवरेज में हर सब्जेक्ट के 33 चैप्टर्स पढ़ना है हमको। पीसीबी नीट की बात करूं तो वही हालत है हमारी। और एक चैप्टर का अगर मैं वॉल्यूम देखूं तो कम से कम 500 से 700 एमसीक्यूज हर स्टूडेंट को सॉल्व करने हर चैप्टर के ऊपर, एवरेज में मिनिमम 500, एवरेज अगर निकालू ना मैं, नॉट लेस देन 500 एमसीक्यूज बच्चों को सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, उसकी बात कर रहा हूं मैं पेरेंट्स आपके साथ में। बच्चों ध्यान से सुनो, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए। 500 एमसीक्यूज बच्चे को सॉल्व करना है। एक 2 मिनट के लिए पढ़ाई करने की जो स्टेप्स है उसी से मैं जोड़ देता हूं आपको। अगर एक चैप्टर एवरेज में 11-12 में अगर टीचर को अच्छे से पढ़ाना है तो एक 20 लेक्चर में, लोअर साइड में बात कर रहा हूं, 20 लेक्चर्स टीचर्स पढ़ाएंगे, बराबर है। एक चैप्टर अच्छी तरह से पढ़ाएंगे आपको 20 लेक्चर्स में। वो चीज बच्चे घर पे एनसीईआरटी की बुक से, रेफरेंस बुक से 20 दिन पढ़ के निकालेंगे, और पढ़ने के बाद दे विल सॉल्व मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मान के चलते आपका बच्चा बहुत मेहनती है, बहुत सिंसियर है, टीचर्स ने बोलने के बाद चलो आपके बच्चे ने 500 एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, बहुत मेहनत और ईमानदारी से। 20 दिन की अगर हम एक चैप्टर का क्रम देखते हैं तो चलो मान के चलो आपके बच्चे ने लेक्चर्स भी अटेंड किया, रीडिंग भी किया, 500 एमसीक्यूज भी सॉल्व किए। स्टूडेंट्स, अब मेरा अगला सवाल आपसे है, बराबर है, आप अपने आप को आंसर दीजिए। मुझे तो कई लोगों ने लाइव में आंसर दिया है, तो मुझे मेजॉरिटी ऑफ के आंसर्स पता है। आपने 10th में एनटीएससी, 9th में होमी बाबा एमटीएससी, नहीं कुछ तो 8th में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दी होगी। एमसीक्यूज क्या होते हैं आपको पता ही होंगे, नए बोर्ड के पैटर्न में भी कुछ एमसीक्यूज आना शुरू हो गए। शायद 10th के लेवल पर एक चैप्टर के आपने 50, 60, 70 सॉल्व किए होंगे। 11th और 12th लेवल पर 500, 600 सॉल्व करेंगे। अगर सपोज आपने 500 एमसीक्यू सॉल्व किए तो कम से कम कितने रॉन्ग होंगे? मैं जब लाइव प्रोग्राम्स में, ऑडिटोरियम में पूछता हूं, ये भी लाइव है लेकिन आज हमको इंटरेक्शन का मौका नहीं है। जो लोग इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड है, आज के वेबिनार के बाद में अगर आपको डीएफसी के टीम के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर पर वैसा मैसेज कीजिए कि वी आर इंटरेस्टेड टू इंटरैक्ट विद टीम डीएफसी, सो देन वी विल हैव वन मोर सेशन फॉर क्वेश्चन आंसर्स ऑन जूम, बराबर है, जहां पर आप आपके क्वेश्चन आंसर्स पूछ पाएंगे। लेकिन चलो पहले आप ये सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा ऐसा मानना है, ये लास्ट 32 इयर्स में जब मैं 11-12 को पढ़ा रहा हूं, मेरी टीम पढ़ा रही है, तो हमको ऐसा लगता है कितना भी अच्छा, कितना भी मेहनती, कितना भी सिंसियर स्टूडेंट्स रहा तो 500 में कम से कम 50 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, बराबर है। लेकिन इसका प्रेजेंटेशन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और अधिकतर टीचर्स भी कैसा करते हैं?
सर 500 में 450 राइट आ गए। और सच है ना, गलत क्या है? 500 में 50 रॉन्ग आना बोलना क्या, और 450 राइट आए बोलना क्या? बात एक ही है, आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास खाली है। लेकिन यहां पर उसका इंपैक्ट बहुत अलग है। कैसे बताता हूं मैं आपको। 500 में 450 राइट आ गए, इसका जो इंटरप्रिटेशन है, सी प्रॉब्लम इज विथ इंटरप्रिटेशन। इसका जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स द्वारा भी। सर मेरी 90% पढ़ाई हो गई, 500 में 450 मार्क्स मिले, मतलब 90% मार्क्स मिले। और काबरा सर ने अपने प्रोग्राम में अभी बताया कि कट ऑफ कभी भी 32% के ऊपर नहीं गया, है ना। और चलो कितना भी हमारा बैड लक रहा, कुछ रहा, तो इस साल 32 का 60 हो जाएगा, बट हमारी तो 90% पढ़ाई हो गई। और यहां जाकर सभी लोग चूकते हैं, गलती कर बैठते हैं। अब पेरेंट्स ध्यान से सुनना अगले 5 मिनट। ये 90 के फाइनल एग्जाम में 0 कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। मैं एक ही चैप्टर के एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं मैं अभी, कि उस चैप्टर की 90% पढ़ाई हो गई हमारी, हमने ऐसा इंटरप्रेट किया। आपके मालूमात के लिए जेडबलई मेंस में अगर जैसे मैं बोलूं, पहले जब 360 की मार्क की एग्जाम थी तो 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आते थे। अब 300 का पैटर्न हो गया, 25 क्वेश्चन का पैटर्न हो गया। अब बराबर है। चैप्टर कितने हैं फिजिक्स में? 30 से लेके 33, केमिस्ट्री 33, मैथ्स 33, बराबर है। और क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं एग्जाम में एक सब्जेक्ट के? 25। मतलब एक चैप्टर से अगर क्वेश्चंस आए तो कितने क्वेश्चन? एक। एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शनल को बाजू में रखिए आप। एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा। हमारे रॉन्ग कितने हुए थे 500 में से? 50। और वो 50 में से ही अगर एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो क्या होगा? उस चैप्टर के लिए हमारी वैल्यूएशन हो गई 0। क्या हमने मेहनत नहीं की थी उस चैप्टर के लिए? 20 दिन टीचर्स ने पढ़ाया, हमने लेक्चर्स अटेंड किए, हमने टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़ लिया, हमने रेफरेंस बुक को अच्छे से पढ़ लिया, हमने 500 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए। उसके बावजूद उस चैप्टर से हमको मार्क मिले 0। शायद नॉलेज 90% मिल गया, मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, आज हम यहां एडमिशन मिलाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहे हैं। मैं लाइफ की सफलता को इससे नहीं जोड़ूंगा, मैं 11th और 12th में लाइफ के सक्सेस को इससे नहीं जोड़ रहा हूं। लाइफ का सक्सेस इज लिटिल समथिंग डिफरेंट, बराबर है। शायद उसके लिए हम लोग जब 11th 12th में 2 साल आप मेरे साथ रहोगे, उस वक्त मैं आपको लाइफ के सक्सेस की बात करूंगा, लाइफ के अंदर करने वाले बहुत सारे अच्छे कर्मों की भी बात करूंगा। लेकिन आज का वो टॉपिक नहीं, आज का टॉपिक है हमारा सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड वाली बात कर रहे हैं हम लोग आज, क्योंकि यहां पर सक्सेस इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ मार्क्स एंड नथिंग एल्स देन दैट, बराबर है। तो ये पूरे प्रोसेस में मेहनत करके भी मेरा वैल्यूएशन उस चैप्टर का 0 हो गया। तो ये 0 नहीं होने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Now I am making one very important statement. कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 ही चॉइस है, या तो हीरो नहीं तो 0। हीरो का मतलब है मेरा 100% पढ़ाई करना होगा आपको। उस चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार 100 चैप्टर्स में से 5 चैप्टर्स को अगर आपने हाथ नहीं भी लगाया तो चलेगा, लेकिन कब? तब जब आपके 95% चैप्टर्स 100% हो गए, परफेक्ट हो गए। अब 100% पढ़ाई करना मतलब क्या? परफेक्टली पढ़ना मतलब क्या? ध्यान से सुनिएगा। इसमें कौन से स्टेप्स आते हैं? स्टेप नंबर 1, अटेंडिंग लेक्चर सिंसियरली, नंबर 1। नंबर 2, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक। नंबर 3, रीडिंग फ्रॉम रेफरेंस बुक।
नंबर 4 सॉल्विंग। अभी ये 2 रीडिंग किए ना आपने, ये रीडिंग करते समय अपने डिफिकल्टीज की लिस्ट बनाना, डाउट बुक, एक सेपरेट नोटबुक तैयार करना होगा आपको, उसमें डिफिकल्टीज की लिस्ट बनाना। नंबर 4 बराबर है, टीचर्स से वो डाउट सॉल्व करके लेना। नंबर 5 एमसीक्यूज सॉल्व करना, और एमसीक्यूज जो गलत हो गए उसके कॉन्सेप्ट टीचर से दोबारा पढ़ के लेना, फिर टेस्ट देना और टेस्ट का रेक्टिफिकेशन करना। ये सारी स्टेप्स आपको फॉलो करना होगी। ये सारी स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपकी 100% पढ़ाई हो जाएगी, बराबर है। और ये सारे स्टेप्स में एक स्टेप में गड़बड़ है, वो जिसके बारे में आगे बताऊंगा हमारे डीएफसी के फीचर्स में, क्योंकि डीएफसी के फीचर्स में अभी जो आपको ये पॉइंट समझाया मैंने, जो 50 गलत हुए थे वो 50 के कॉन्सेप्ट टीचर्स से वापस से समझा के लेना, वापस वो सॉल्व करके देखना कि हम वहां पर हमारा नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। रेक्टिफिकेशन, जब तक 0 करेक्शंस नहीं बचते तब तक के हमारी 100% पढ़ाई नहीं हुई। ओके, क्लियर। तो आपको चाहे भविष्य में साइंस साइड में जाना हो, कॉमर्स साइड में जाना हो, आर्ट साइड में जाना हो, आपको चाहे यूपीएससी, एमपीएससी, एनडीए देना हो, जेडब्ल्यू देना हो, सीए फाउंडेशन देना हो, सीए के अगले ग्रुप्स की एग्जाम देना हो, वहां पर भी आपको 40-60 रेशियो में एमसीक्यूज और थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे सीए के एग्जाम में। एमबीए के लिए कैट सीटीओ, यू टेक अ नेम ऑफ प्रोफेशन एंड आई विल टेल यू द सिचुएशन रिमेन्स सेम एवरीवेयर। इसलिए ये कॉमन वाला पार्ट हमने आप सब लोगों के लिए कवर किया है। इंडिविजुअल लेवल पर आपको अगर काउंसलिंग चाहिए करियर के डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू यू, जो आपको 1-to-1 लेवल पर आपकी इंफॉर्मेशन पूरी लेकर आपको हम गाइड करेंगे करियर के इसके अंदर भी। उसके लिए भी एक ही ऑप्शन है, हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आपने सिर्फ एक एसएमएस डालना है, वी नीड हेल्प इन डिसाइडिंग अवर करियर, वी नीड हेल्प इन टू नो अबाउट 100% प्रिपरेशन एक्स्ट्रा डेप्थ में। तो जो भी है एक्स्ट्रा, वी नीड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट करियर्स, है ना, ये सब के लिए एक ही सोल्यूशन है, डीएफसी का हेल्पलाइन नंबर 9225318727। नाउ अगले 10 मिनट के लिए आई विल बी स्विचिंग ओवर टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर डीएफसी साइड। ठीक है, डीएफसी का ये हेल्पलाइन नंबर आप पहले नोट कर लो, राइट, जिनको चाहिए, क्योंकि 2-3 जगह मैंने रेफर कर दिया कि आपको हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से, मैंने आपको 3 जगह बोला था, extra information about different careers. If you want to interact with team DFC, we'll give you user ID, password about our Zoom meeting, we'll interact with you. आपको जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्सनल काउंसलिंग चाहिए रिगार्डिंग चूजिंग द करियर, वो भी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे। एक ही सोल्यूशन, एसएमएस योर नेम ऑन आवर हेल्पलाइन नंबर। नाउ आई विल स्विच ओवर कि हम लोग डीएफसी में बच्चों से कैसे काम करा के लेते हैं। 11th-12th का जो हमारा डिवीजन है वो डिवीजन कैसे काम करते हैं। 11th-12th के डिवीजन के अंदर हमारे पास में जो अलग अलग बैचेस कंडक्ट करते हैं हम लोग, जो बैचेस हम लोग कंडक्ट करते हैं वो बैचेस की मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, राइट। हमारे पास एक डिवीजन है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 60 बच्चों को एडमिशन देते हैं आईआईटी जेईई के लिए, बराबर है। आईआईटी जेईई के लिए हम लोग 60 बच्चों की बैच एक कंडक्ट करते हैं फिजिकल क्लासरूम प्रोग्राम में, राइट। उसमें मेंस एज वेल एज एडवांस की तैयारी हो जाती है। हमारी एक दूसरी बैच है मेडिकल साइंस के लिए, जिनको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी के लिए जाना है, उनके लिए नीट नाम की जो एग्जाम की तैयारी है उसकी सेपरेट बैच हम लोग कंडक्ट करते हैं फिजिकल क्लासरूम में। तीसरी बैच है अगेन इंजीनियरिंग। पहली मैंने आपको बोला इंजीनियरिंग थ्रू एनआईटी एंड आईआईटी, अब मैं बोल रहा हूं इंजीनियरिंग थ्रू महाराष्ट्र के गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। नो डाउट आईआईटी, एनआईटी और आईआईटी एंड एनआईटी, लेकिन आज भी महाराष्ट्र का सीओईपी कॉलेज, आज भी महाराष्ट्र का वीजीटीआई कॉलेज, आज भी महाराष्ट्र का जीका औरंगाबाद, एसजीजीएस नांदेड़, वालचंद सांगली, ऐसे कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स है। वहां पर इतना अच्छा काम हो रहा है कि मुझे नहीं लगता ये किसी एनआईटी से कम है, बराबर है। सीओईपी पुणे, वीजीटीआई बॉम्बे किसी आईआईटी से कम नहीं लगते मुझे, एज फार एज आगे के पीजी प्रोग्राम में जाने के हिसाब से।
ऑफ कोर्स स्टैंपिंग की बात आती है तो स्टैंपिंग आप मेरे से ज्यादा आप जानते हैं, लेकिन लाइफ में एक सर्टेन स्टेज के आगे ये स्टैंपिंग की कोई वैल्यू नहीं है। तो कई लोग डे 1 से सीईटी की तैयारी करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए हम लोग सीईटी की बैच सेपरेटली रन करते हैं। वी हैव वन मोर सेपरेट बैच फॉर आर्किटेक्चर। अभी ये स्ट्रीम में बहुत डिमांड आ रही है, कई स्टूडेंट सामने आ रहे हैं कि जिनको आर्किटेक्चर करना है, इसलिए हमने लास्ट 2 साल से आर्किटेक्चर के बच्चों के लिए सेपरेट बैच रखते हैं। अब सेपरेट क्यों बैच करना पड़ता है इनके लिए? क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग है। आप चाहे एनआईटी आईआईटी में जाइए, चाहे नाटा के थ्रू महाराष्ट्र के आर्किटेक्चर कॉलेज में जाइए, 50% वेटेज इज गिवन टू बोर्ड एग्जामिनेशन मार्क्स। तो ये बच्चों को 12वीं की जो पढ़ाई है वो बोर्ड के एग्जाम से अच्छे से करना होगा। इसीलिए 11 से ही अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलते हम लोग तो 12वीं का बोर्ड आसान होगा, 12वीं के बोर्ड के अच्छे परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे। और साइमल्टेनियसली हम लोग क्या करते हैं, जेडब्ल्यू पेपर 2 की तैयारी कर लेते हैं और साथ ही एप्टीट्यूड टेस्ट की भी तैयारी कर लेते हैं हम लोग हमारे इस नाटा वाली बैच में, आर्किटेक्चर वाली बैच में। आपको न तो बोर्ड एग्जाम के लिए अलग क्लास लगाना है, ना तो एप्टीट्यूड या जेडब्ल्यू मैथ्स के लिए अलग क्लास लगाना है। आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपको सिर्फ ड्राइंग का क्लास लगाना है प्रैक्टिस के लिए तो आप लगा सकते हैं, राइट। उसके अलावा हमारी एनडीए के लिए एक स्पेशल बैच है, क्योंकि एनडीए के रिक्वायरमेंट्स भी बहुत अलग है। नो डाउट कुछ कॉमन चीजें सभी लोगों के लिए होती है, वो कॉमन में पढ़ा देते हैं हम लोग और बाकी के लिए अलग कर देते हैं। यूपीएससी और कॉमर्स के लिए मैं सेपरेटली आखिरी में 5-5 मिनट बात करूंगा, राइट। यूपीएससी एंड कॉमर्स के लिए, क्योंकि उसके जो अलग अलग हमारे फीचर्स है वो फीचर्स मैं आपको बताऊंगा अलग से, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं पेरेंट्स, जहां तक डीएफसी का वर्किंग का सवाल है, we have very much committed team of faculty members who have good amount of experience and they have produced large number of good results. High quality study material, daily practice papers हम प्रोवाइड करते हैं। और जो बातें मैंने आपसे की थी वो एग्जाम्पल जेडब्ल्यू मेंस का देते समय कि भाई टीचर ने पढ़ाया क्या, मैंने रेफरेंस बुक से पढ़ा क्या, हमने फिर बेसिक एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा क्या, फिर उसके डाउट्स हमने सॉल्व करके लिए क्या, एमसीक्यू सॉल्व किए क्या, उसके डाउट सॉल्व किए क्या, रेक्टिफिकेशन किया क्या, राइट, टेस्ट दी क्या, टेस्ट के मार्क्स कितने आए, फिर टेस्ट का करेक्शन किया क्या, एंड फाइनल एक्शन प्लान बना क्या। ऐसा कितने चैप्टर्स के लिए पढ़ना है हमको? 100 चैप्टर्स के लिए। और ये चीज हमारे दिमाग में हम लोग सिर्फ कभी भी मेमोरी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ ध्यान में रखने के लिए। इसलिए फॉर थ्रू आउट द इंडिया डीएफसी इज द वन ऑफ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन, डीएफसी इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ स्टडी। सेल्फ स्टडी मॉनिटरिंग चार्ट फॉर पेरेंट्स हमने बनाया है। कुछ लोग यूज करते हैं, कुछ लोग नहीं यूज करते हैं, लेकिन जो लोग यूज करते हैं उनको उसका बहुत फायदा होता है एंड वो रिजल्ट, मेहनत को मार्क्स के एंगल से रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इट इज ऑफ द ग्रेट यूज, राइट। हमारी वेल डिजाइन स्पेशल टेस्ट सीरीज है, वो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं। और सिर्फ टेस्ट नहीं, टेस्ट के साथ साथ हम लोग बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से मोटिवेशनल प्रोग्राम्स भी अरेंज करते हैं। क्योंकि होता क्या है मालूम है क्या, 11th-12th के लेवल के ऊपर शायद पहले टेस्ट में डीएफसी के 60% मार्क्स के ऊपर शायद एक भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, बराबर है। अब ऐसा क्यों होता है, राइट, ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। आपको 10 तक 85-90% की आदत लगी है, वो पैटर्न और ये पैटर्न टोटली अलग है। वो पैटर्न और ये पैटर्न टोटली अलग है। यहां पर दिक्कत क्या है, इस पैटर्न से अकस्टम करने के लिए बच्चों को काफी समय लग जाता है, राइट। और हम क्या करते हैं, हमारा एक प्रॉब्लम है, हमारा एक ड्रॉबैक है, हम डे 1 से रिक्वायर्ड लेवल पर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 महीने एकदम इजी पढ़ाओ, इजी क्वेश्चंस दो, बच्चे फिर और कॉन्फिडेंस में चल जाते हैं, उनका सारा कंफर्मेशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं, और 3-4 महीने के बाद फिर बच्चे थोड़ा डिप्रेशन में जाना चल जाते हैं। नहीं, हम लोग हमारे बच्चों का पहले दिन से माइंडसेट करते हैं कि हम लोग पहले 3-4 महीने एग्जामिनेशन को एज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ही ट्रीट करेंगे।
वहां पर मार्क्स को फोकस नहीं करेंगे, हमारी गलती कहां हुई, क्यों हुई, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, इस पर फोकस करेंगे। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं, पेरेंट्स भी सेंसिटिव होते हैं, तो देयर इज अ बिग अमाउंट ऑफ पीयर प्रेशर, तो वो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाए, इसलिए हम टाइम टू टाइम काउंसलिंग भी करेंगे, उनको मोटिवेट भी करेंगे, और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आदत कैसे लगाना है, अपने प्रॉब्लम खुद कैसे सॉल्व करना है, ये सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं हम लोग। रेगुलर मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स इज बीइंग कंडक्टेड फ्रॉम आवर साइड। हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम है, और कंप्लीट गाइडेंस फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए और सभी के लिए हम देते हैं। इसके अलावा मैं एकदम शॉर्ट में, अभी मेरे पास और कुछ पॉइंट्स है लेकिन समय की कमतरता है हमारे पास, एकदम शॉर्ट में कुछ और पॉइंट्स को टच करता हूं। देखिए, अभी ये इम्प्रॉपर कोचिंग का जो सिलेक्शन होता है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग क्लास का सिलेक्शन करते समय मैक्सिमम जगह सब लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, बराबर है। इस कोचिंग से कितने स्टूडेंट्स लग गए मेडिकल को, भाई 25 लोग लग गए, वाह कितनी अच्छी बड़ी बात है। लेकिन ये 25 लोग 5,000 में से लगे, 10,000 में से लगे, या 50 में से लगे, इसकी कोई जानकारी लेता नहीं, नंबर वन। नंबर टू, ये 25 को जिन्होंने पढ़ाया वो टीचर आज वहां पर है क्या, या वो और कहीं चले गए, इसकी जानकारी कोई लेता नहीं। फिर सेल्फ स्टडी की हैबिट के बारे में बोल चुका हूं आपको, डाउट्स नहीं पूछने की आदत। डाउट्स नहीं पूछने की आदत पर होता क्या है, नॉर्मली सभी क्लास सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, वो क्या बोलते हैं, भाई नहीं समझा तो पूछना चाहिए। लेकिन 100 में बड़े मुश्किल से एक ही स्टूडेंट है जो सामने आके पूछता है, सर मुझे समझा नहीं, फिर से पढ़ा के दो। इस पर हमने मात की हमारे हेल्पलाइन सिस्टम के द्वारा। हेल्पलाइन सिस्टम के द्वारा हमने बात कैसे की कि ठीक है, बच्चे की हिम्मत नहीं है बोलने की, पूछने की, लेकिन बच्चे की हिम्मत एसएमएस करने की तो है ना। स्टूडेंट ने, पेरेंट ने एक दूसरे से इंटरेक्ट कर कर आपको सिर्फ हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एक एसएमएस करना है, सर आई हैव सम प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, सर आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिस्ट्री, सर मुझे मैथ्स के एक्सरसाइज 3.2 में से प्रॉब्लम नंबर 3, 4, 5 का प्रॉब्लम है। आप जब ऐसा मैसेज कर देते हो, बच्चे को हमको पूछने की जरूरत नहीं है, हमारे टीचर, हमारे गवर्नर्स बच्चों से कांटेक्ट करेंगे, हमारे टीचर्स, हमारे गवर्नर्स बच्चों से कांटेक्ट करेंगे और उनको बोलेंगे बेटा मुझे पता है, चल तेरे को फिजिक्स का प्रॉब्लम है, आप बैठ, चल बता क्या समझा के दूं मैं, क्या एक्स्ट्रा हेल्प करूं मैं। तो इस ढंग से हम बच्चों को हेल्प करते हैं। कई बार बच्चे डिस्ट्रैक्शंस का सामना करते हैं, ये एज ऐसी है उनकी कि जहां पर अलग अलग टाइप के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो हम लोग टाइम टू टाइम काउंसलिंग करके जैसे हमको पता चल जाता है, हम वो डिस्ट्रैक्शन से उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखो पेरेंट्स, आपको एक केयर करना होगा, जब बच्चा हो चाहे आप हो, जब तक डॉक्टर को हम बताएंगे नहीं हमारी तकलीफ क्या है, तो डॉक्टर ना तो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ना तो ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो जो तकलीफें हमको दिख के आ गई वहां तो हम काम करेंगे, लेकिन कुछ तकलीफें हमको दिख के नहीं आई, जो आपको दिखती है, तो एटलीस्ट आपने वो मैसेज हमारे तक पास ऑन कर देना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट स्किल, गोल सेटिंग, पर्सनलाइज काउंसलिंग, फिजिकल इमोशनल चेंजेस जो होते हैं, उसके लिए हम लोग बच्चों में काफी हद तक काम करते हैं। डीएफसी का तो ये मोटो ही है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट अगर कुछ आती है बच्चों के इस कंपटीशन को सामना करने के लिए, तो वो है फिजिकल फिटनेस, राइट। कितनी भी लेवल की हाईएस्ट लेवल का प्रोग्राम हो, 1 घंटा बच्चों ने फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए देना ही चाहिए, क्योंकि आप जब 1 घंटा फिजिकल मेंटल फिटनेस के लिए देते हो, तो 4 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे में हो जाएंगी लॉन्ग रन में। आप चाहे मेडिकल के लिए जाए, इंजीनियरिंग के लिए जाए, आईएएस बनने के लिए चाहे, सीए बनने के लिए जाए, आप किसी भी फील्ड में करियर करे, बिजनेस करे, कुछ भी करे, आज से लेके लाइफ लॉन्ग 1 घंटा आपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए देना है। पेरेंट्स, ये जो हमारी सिस्टम्स है जिस पे हम काम कर रहे हैं, उस सिस्टम का अंजाम ये आपके सामने मैं कुछ रिजल्ट्स रख रहा हूं, सारे रिजल्ट्स नहीं, कुछ ही बता रहा हूं। ये जो लेटेस्ट में जनवरी 2020 में जो जेडब्ल्यू की एग्जाम हुई, सेकंड एग्जाम तो अभी बाकी है, ये कोविड-19 में को प्रॉब्लम्स के वजह से हमारी एग्जाम आ गई। ये हमारे स्टूडेंट्स है और ये उनके परसेंटाइल मार्क्स है। अनुरंग फड, ये पेपर 1 पेपर 2 मतलब आर्किटेक्चर वाले भी और जेडब्ल्यू मेंस इंजीनियरिंग वाले भी। अनुरंग फड 99.64, श्याम अग्रवाल 99.48, ओम पिसू 99.17। चलो मैं इसमें बहुत समय नहीं दूंगा। तो ये हमारे में कुछ ही सिलेक्टेड बच्चों के
यहां पर रख रहा हूं। जैसे कि मैंने शुरू में मेंशन किया था कि हमारी बैचेस बहुत ही लिमिटेड साइज की होती है और हम उसके लिए बहुत पब्लिसिटी नहीं करते हैं। वर्षा जाधव ये अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में यहां पढ़ रही है। शिवानी राजपूत ये हमारी स्टूडेंट अभी नायर कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। सिद्धि साडा मानवत में है। भरत जोल जीएमसी औरंगाबाद में है। पांडे सुमेध एनआईटी नागपुर में है। महाजन अनुष ट्रिपल आईटी हैदराबाद में है। राइट, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स है। सीओईपी एसजीजीएस सांगली विजेटीआई, राइट, औरंगाबाद के बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स इन्होंने केवीपीवाई में बहुत बड़ी अचीवमेंट की। अभी हमारा एक स्टूडेंट अभी लेटेस्ट में अंशुल काबरा, उसका केवीपीवाई का ऑल इंडिया रैंक 89, बराबर है। ऑल इंडिया रैंक 89 के साथ में अंशुल ने अभी बहुत बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि की है, प्राप्त की है, क्योंकि हम लोगों के पास, जैसे हमने आपको शुरू में भी कहा था, रिसर्च और ट्रेनिंग के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है। तो जो लोग हम पर भरोसा करते हैं और जिन बच्चों में हमको वो एप्टीट्यूड नजर आता है या वो जील नजर आती है कि सर आई विल गो फॉर रिसर्च, हम उनके लिए केवीपीवाई के लिए अलग से फोकस देते हैं। आप चाहे आईआईटी के साथ साथ केवीपीवाई करो, चाहे नीट के साथ साथ केवीपीवाई करो, आपको हम केवीपीवाई के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देते हैं। अगर आपका केवीपीवाई फर्स्ट एम है, रिसर्च फर्स्ट एम है, तो हम आपको 11th में ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करके 11th में ही आपका एडमिशन सिक्योर कर लो। केवीपीवाई की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, अगर वहां पर अच्छा रैंक लेकर आप पास होते हो तो आपका 12वीं के बाद का आईआईएससी बेंगलोर या आईसर, जो 7 आईसर में से कोई एक आईसर का एडमिशन फिक्स हो जाता है, तो आपकी चिंता दूर हो जाती है और आप लोग खुले दिल से फिर वापस 12th के लिए बिना डरे और अच्छा मेहनत करके और अच्छे रिजल्ट लाने के लिए काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, राइट। अब यहां तक की जो बातें मैंने आपके साथ की, ये डीएफसी के फिजिकल क्लासरूम प्रोग्राम को लेकर थी अभी तक के। अब कोविड-19 का जो संकट हमारे देश पर पूरे विश्व पे छाया हुआ है, आप जानते हैं, उस संकट की वजह से आज फिजिकल क्लासरूम कंडक्ट करना और कई दिनों तक संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखकर हमने हमारी पहली बैच 11th स्टैंडर्ड की 20 अप्रैल को लॉन्च की। आईआईटी, नीट, सीईटी, आर्किटेक्चर, एनडीए, यूपीएससी, राइट, इन अलग अलग स्ट्रीम्स में काम करने के लिए करीबन आज हमारे पास 125 स्टूडेंट्स है, जो पिछले कोई 4 वीक से कोई 6 वीक से पढ़ रहा है हम लोगों के साथ में। एंड दे हैव एक्सप्रेस्ड ग्रेट सेटिस्फैक्शन। वो तो होना ही था। क्यों होना था? ये सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग मतलब वीडियो दिखाने वाला काम नहीं है। हमारा जो ऑनलाइन कोचिंग का जो फॉर्मेट था, हमने 3 प्लेटफॉर्म्स यूज किए। प्लेटफॉर्म नंबर 1 जूम, उस पे हम ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। वो भी कैसे कर रहे हैं हम लोग? स्क्रीन शेयरिंग प्लस वीडियो मोड। मैं जो आपको अभी बात कर रहा हूं ये वीडियो मोड में है। स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं मैं आज आपके साथ में, लेकिन वो पीपीटी के माध्यम से ले रहा हूं। लेकिन जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे टीचर क्लासरूम में बोर्ड पर पेन से लिखते हैं, वैसा ही टीचर्स हमारे सारे आईपैड यूज करते हैं। आईपैड पे इधर लिखते हैं और बच्चों को ये फीलिंग आती है कि हमारे सर या मैडम मेरे बाजू में बैठकर नोटबुक पर पढ़ा रहे हैं। ये पर्सनलाइज्ड कोचिंग की फीलिंग है सब बच्चों की। और उनके ग्रेट सेटिस्फैक्शन के बदौलत, राइट, उन्होंने ये जो सेटिस्फैक्शन व्यक्त किया, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को काफी रिकमेंड किया और ये दिनों में वापस डिमांड आने लगी थी कि चलो हमको ज्वाइन करना है। तो कहीं ना कहीं हमको ज्वाइन करने के लिए डिमार्केशन रखना जरूरी था। तो हम लोग अभी 8 जून से नई बैचेस लॉन्च करने जा रहे हैं। वो बैचेस की इंफॉर्मेशन देने के पहले मैं आपको बता रहा था कि हम लोग 3 प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं। पहला जूम, दूसरा गूगल क्लासरूम। अब गूगल क्लासरूम पे क्या? गूगल क्लासरूम पर हम असाइनमेंट्स देते हैं, हम ई स्टडी मटेरियल देते हैं, राइट। अब लॉकडाउन के अंदर काफी रिलैक्सेशन आ गए, तो हम लोग मटेरियल की हार्ड कॉपीज भी अवेलेबल करके दे रहे स्टूडेंट्स लोगों के लिए। जो स्टूडेंट्स औरंगाबाद जालना से नहीं है, उनके लिए हम लोग हार्ड कॉपीज कोरियर करवा के देंगे, बराबर है। नंबर 1 तो जूम, नंबर 2 गूगल क्लासरूम।
गूगल क्लासरूम की सबसे बड़ा अगर कोई फायदा बच्चों को हुआ है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपने कोई भी डाउट्स अगर है तो वो गूगल क्लासरूम पर डाल देते हैं। गूगल क्लासरूम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलग अलग क्लासरूम्स बने हुए हैं, बराबर है। तो सब्जेक्ट वाइज प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करके देते हैं वहां पर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। या तो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे, या तो शॉर्ट वीडियो देंगे एक्सप्लेनेशन का, या सेपरेट डाउट सेशन हम लोग कंडक्ट करते हैं। सेपरेट डाउट सेशन, राइट, कि भाई आ जाओ बेटा, आप लोग आज शाम में 7 बजे जूम पर आ जाओ, हम आपको जितने भी असाइनमेंट्स के प्रॉब्लम है 1-to-1 लेवल पर सब सॉल्व करके देते हैं। तो इसके वजह से क्या हो गया, हमारे पास ये कोचिंग पर्सनलाइज्ड हो गई, और वो पर्सनलाइज्ड होने की वजह से हम लोग 100% प्रिपरेशन को कंट्रोल कर सक रहे हैं। और तीसरा ऐप जिसमें काफी टेक्निकल इश्यूज आ गए थे हमको, अभी ये ऑल ऑफ अ सडन जो नेट पे का रश हो गया था, यूआरएल बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, बट हमने उस ऐप को भी अपडेट कर लिया। अब आने वाले समय में हमारे खुद का डीएफसी के ऐप पर टेस्टिंग होगी बच्चों की, इनको बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उनको उनके प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, प्रॉब्लम्स पता चलेंगे, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे, हम सॉल्व करके देंगे तो उनका 100% प्रिपरेशन होगा। मैं संचालिका शीतल काबरा मैम और टीम डीएफसी के सारे 88 सदस्यों के बिहाफ पर, पेरेंट्स, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं कि हम आपके बच्चों की अब अच्छी तरह से केयर करेंगे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी थी ये बैचेस के बारे में। अब मैं 2-2 मिनट बात करूंगा हमारे कॉमर्स डिवीजन के बारे में और यूपीएससी के बारे में। कॉमर्स डिवीजन जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं, 15 तारीख से कॉमर्स डिवीजन के बैचेस शुरू होंगे। साइंस डिवीजन के नए बैचेस हमारे 8 जून से चालू हो रहे हैं, बराबर है। जितने भी लोगों को इंटरेस्ट है, राइट, वो लोग अपना नाम हमारे हेल्पलाइन नंबर पर एसएमएस कर सकते हैं। कॉमर्स डिवीजन के बैचेस 15 जून से शुरू हो रहे हैं। और कॉमर्स डिवीजन के बारे में अगर आपके मन में कोई शंका है तो वो शंका दूर होने के लिए और कितना ज्यादा इफेक्टिवली हम कॉमर्स को कंडक्ट करने वाले हैं ये समझने के लिए हमने कॉमर्स डिवीजन के अंदर थोड़ा सा अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं हम लोग। नो डाउट ये जो अल्टीमेट गोल क्या होगा, 11th-12th कॉमर्स की तैयारी सीए फाउंडेशन के साथ, और जिनको क्लैट सीईटी देना है उनका उसके साथ में। आपको 11th-12th कॉमर्स विद सीए फाउंडेशन करो या 11th-12th कॉमर्स विद क्लैट सीईटी करो। क्लैट सीईटी क्या है? सीईटी मतलब मैं यहां लॉ की सीईटी की बात कर रहा हूं। क्लैट ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लॉ स्कूल्स में एडमिशन देने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है। तो इन सभी एग्जाम्स की हमारे पास तैयारी होगी। लेकिन कॉमर्स डिवीजन का लॉन्चिंग हम लोग अलग तरीके से कर रहे हैं। कॉमर्स डिवीजन का लॉन्चिंग कैसे होगा? पहले 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा हमारा, बराबर है। 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स होगा। उस फाउंडेशन कोर्स की फीस, फाउंडेशन मतलब मैं सीए फाउंडेशन नहीं बोल रहा हूं, कॉमर्स के बेसिक्स की बात कर रहा हूं मैं। कॉमर्स के बेसिक्स की बात कर रहा हूं कि स्टूडेंट्स को 2 साल एकदम आसान जाना चाहिए, तो कुछ बेसिक फंडामेंटल्स उन बच्चों के क्लियर हो जाना चाहिए। उस एंगल से हम लोग बेसिक्स और जिसको हम कॉमर्स के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करने के लिए 15 जून से लेकर तो 14 जुलाई तक 1 महीने का फाउंडेशन कोर्स रन कर रहे हैं। उस फाउंडेशन कोर्स की हमारी फीस है 10,000 रुपीज, बराबर है। और उसके बाद जिनको हमारे टीचर्स, जिनको हमारा कोर्स का फॉर्मेट, जिनको हमारा वर्किंग पसंद आ जाए, वो लोग अगले 2 साल के लिए वहां से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हमारे साथ में। सारा फीस स्ट्रक्चर, कौन से बैच के लिए, कौन से कोर्स के लिए क्या है, इसके लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज डालिए, क्योंकि अपने पास अभी वो समय नहीं है कि हम लोग फीस वाले पार्ट पर हम लोग बात करें। अभी हमारा लास्ट 3 मिनट का जो मेरा टॉक है दैट इज रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी डिवीजन। यूपीएससी डिवीजन, मैं जानता हूं मेरा समय हो चुका है, लेकिन मुझे आपसे 5 मिनट चाहिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया में ये फर्स्ट टाइम ऐसी कोई चीज लॉन्च हो रही है, बराबर है। 5 years यूपीएससी प्रोग्राम आफ्टर 10th स्टैंडर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले साल भर में डीएफसी के जो 3000 स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं हमारे पास,
5वीं से लेके 12वीं तक, राइट, विथ वेरी गुड एंड वेरी फंटास्टिक रिजल्ट्स। ये जो 3000 बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से कई पेरेंट्स ने डिमांड की थी कि सर हमारा एम सिविल सर्विस है, सर हमको यूपीएससी करना है, हमको एमपीएससी करना है, राइट। ऐसे स्थिति में उनके लिए हम लोगों ने ये ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोग्राम डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम में सबसे पहले 11th और 12th में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के अलावा जो एनडीए एग्जाम की तैयारी होती है। अब देखिए, मैं आपको एनडीए भले जाना नहीं होगा, लेकिन मैं एनडीए का रेफरेंस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एनडीए में 2 कंपोनेंट है, एक रिटन और एक एसएसबी। एसएसबी मतलब शॉर्ट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है। वो एसएसबी इज नथिंग बट अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। विपरीत परिस्थितियों में आप कैसे बिहेव करते, आप कैसे डिसीजन लेते हैं, आपकी टीम वर्क की एबिलिटी क्या है, आपका एक्सप्लेनेशन एबिलिटी क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें उस एसएसबी से जुड़ी हुई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले 2 साल में वी आर फोकस्ड ऑन जो यूपीएससी का प्री होता है ना, वो प्री का 60% से ज्यादा पार्ट 11th 12th के हमारे साइंस प्रोग्राम के साथ में कंडक्ट होगा, और उसके साथ साथ कुछ स्किल डेवलपमेंट वाला काम भी होगा। जो मैंने एसएसबी का कंपोनेंट की बात की ना, उसके अंदर हम लोग बच्चों को कुछ बुक्स देंगे, रीडिंग हैबिट्स डेवलप करेंगे, वो बुक्स पर उनको एक्सप्लेनेशन देने लगाएंगे, राइट। ऐसे बहुत सारे उसमें फॉर्मेट्स है हमारे काम करने के। तो वो 2 साल और अगले 3 साल जो रहेंगे, वो 3 साल स्टूडेंट्स हमारे पास सीखेंगे, और सीखने के बाद अर्न एंड लर्न की फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल होगी। अब ये अर्न एंड लर्न की फैसिलिटी कैसे है? किसी ने कहा है द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीच अदर्स। बराबर है, प्लीज ध्यान से सुनना, बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इज टीच अदर्स। तो हम इन बच्चों को 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ में टीचिंग का काम देंगे। पहला ऑब्जेक्टिव यूपीएससी की अच्छे से तैयारी होना, क्योंकि जो सिलेबस ये बच्चे पढ़ाने वाले हैं उसमें अधिकांश पार्ट यूपीएससी का ही होगा। मतलब जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे तो यूपीएससी के सिलेबस की अच्छे से तैयारी हो जाएगी, साथ में उनमें एक्सप्लेनेशन एबिलिटी डेवलप हो जाएगी। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास एक्सप्लेनेशन एबिलिटी है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकती। बराबर है, ऑफ कोर्स विद फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस, क्योंकि वहां गड़बड़ है और बाकी सारी चीजें भी है तो कोई काम की नहीं। बराबर है, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो 3 साल अर्न एंड लर्न की फैसिलिटी, वो अर्निंग को मैं बहुत प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाय डिफॉल्ट चूंकि आप पढ़ाने वाले हो तो आपको पैसा भी मिलना चाहिए, मतलब आपको पैसे का इंपॉर्टेंस भी ध्यान में आएगा, आप में अच्छे स्किल्स भी डेवलप होंगे। तो जिन लोगों को, जिन विद्यार्थियों को इस हमारे यूनिक यूपीएससी वाले 5 इयर्स प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, आप प्लीज अगेन हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज दीजिए, सो दैट अब जो मैसेजेस आएंगे, जिनको कॉमर्स डिवीजन के लिए अलग से हमसे चर्चा करना है, तो हम लोग वेबिनार, लाइव वेबिनार कैसे कंडक्ट करेंगे, जहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसके अंदर। तो आप एक बार हमको आपका इंटरेस्ट बताइए हेल्पलाइन नंबर के ऊपर, तो हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपसे इंटरेक्शन होगा। और ये इंटरेक्शन साइंस वालों के लिए हमारी 8 तारीख को बैचेस शुरू होने वाली है, तो आज या कल में ही आप मैसेज डाल दीजिए अगर इंटरेक्शन में इंटरेस्टेड है। तो इंटरेक्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 8 तारीख से आप हमारी बैचेस ज्वाइन कीजिए। कॉमर्स वालों के लिए 15 से बैचेस ज्वाइन कीजिए। और मैं आपको कहता हूं, फर्स्ट 10 days you can sit in our class without taking admission, that is without paying fees। आप पहले 10 दिन हमारे पास पढ़ सकते हो। 10 दिन का पढ़ने के, वो डेमो क्लास नहीं है, लेकिन वो हम आपको चॉइस दे रहे हैं। बराबर है कि भाई आप 10 दिन पढ़ लो, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, 11वें दिन अपने एडमिशन की प्रोसेस कंप्लीट करो, फीस भरो और कंटिन्यू करो। फीस वगैरह सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। हमारे जो काउंसिलर से, हमारे एक्सपर्ट से आपसे बात करेंगे, आप जो भी नंबर देंगे हेल्पलाइन नंबर पर, बच्चे का नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, आपको मिलेगा। लास्ट 1 मिनट, शेड्यूलिंग कैसे होगा? जितना हमारा नॉलेज है टीम डीएफसी का, जितने एक्सपर्ट से चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता अगस्त एंड तक
फिजिकल क्लासरूम कंडक्ट करना फिजिबल होगा। कोरोना का इफेक्ट भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्द से जल्द कम हो जाए, लेकिन फिर भी चूंकि जिस एज में ये बच्चे हैं इनके बीच में फिजिकल डिस्टेंसिंग बराबर है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। क्लास में तो मैं दूर दूर बैठा दूंगा, लेकिन यहां से घर जाते समय गाड़ी पे एक दूसरे के साथ जाना, ऑटो रिक्शा से ट्रैवल करना, हॉस्टल पे इन्होंने दूर दूर रहना, एक रूम में कम से कम 3 लोग रहते हैं जो बाहर गांव वाले हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए हमको ऐसे लगता है कि 31 अगस्त तक बराबर है शायद हम लोगों को ये पूरे प्रोग्राम ऑनलाइन ही कंडक्ट करना होंगे। और अगर उस वक्त तक स्थिति अच्छी हो जाती है तो 1 सितंबर से हमारे ये प्रोग्राम ऑफलाइन औरंगाबाद में शुरू हो जाएंगे। आज ऑफलाइन वाली फिजिकल क्लासरूम वाली फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ औरंगाबाद में अवेलेबल है, बाकी और कहीं पर भी नहीं है। ऑलरेडी जैसे मैंने मेंशन किया 120 से लेकर 130 स्टूडेंट्स ये क्लासरूम प्रोग्राम ऑनलाइन वाला ज्वाइन कर चुके हैं 1 महीने पहली वाली बैचेस में, नंबर 1। नंबर 2, हमारे सामने कुछ डिमांड्स आई है। हमारे पास कुछ कल्याण से स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं, कुछ पूना से है, कुछ नगर से है, कुछ परभनी से है। इन्होंने ऐसी डिमांड की है कि सर 2 साल के लिए ऑनलाइन हो नहीं सकता क्या? क्योंकि बाहर गांव वालों के लिए औरंगाबाद में आना, हॉस्टल में खर्चा करना, जो भी ये सिक्योरिटी के इश्यूज है हेल्थ वाइज, वो प्रॉब्लम देखते हुए हम घर बैठकर सिंसियरली 2 साल पढ़ना चाहते हैं अगर आप ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो तो। अभी तक 20-22 लोगों की ये डिमांड हमारे सामने आ चुकी है। अगर ये फिगर 50 लोगों तक पहुंच जाता है, जो हमको शायद जून एंड तक पता चल जाएगा, तो शायद हम उन बच्चों के लिए 2 साल पूरा ऑनलाइन प्रोग्राम अवेलेबल करके देंगे। बट उसकी कमिटमेंट मैं आपको जून एंड में दूंगा। जून एंड तक आप सब लोगों ने एक कोशिश करनी है। अगर आपकी इच्छा है कि डीएफसी 2 साल ये ऑनलाइन कंडक्ट करे, तो आपको थोड़ा सा काम करना होगा। आप जिस गांव को बिलोंग करते हैं उस गांव के आपके फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा तो की बात है, तो उस वहां के जो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं उनसे चर्चा कीजिए, हम लोगों से उनकी मीटिंग करवाइए, ऑनलाइन मीटिंग, हम उनसे भी बात करेंगे। और ऐसा अगर हो जाता है तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 2 साल की ऑनलाइन बैचेस आपके लिए हम लोग अवेलेबल करके देंगे, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी अगर आपको चर्चा करना है, मैं हमारा हेल्पलाइन नंबर आपको और एक बार स्क्रीन पे देता हूं, आप प्लीज ये हेल्पलाइन नंबर नोट कीजिए। लास्टली मैं आपको इतना ही कहूंगा कि डीएफसी पे भरोसा कीजिए। डीएफसी के आज हजारों स्टूडेंट्स है जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशनल कॉलेजेस में, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में हमारे कई स्टूडेंट्स है जो, और डीएफसी में 5th से लेकर 12th तक पढ़ाया जाता है। हमारे ऑलरेडी हमने 6, 7, 8, 9, 10th के साल भर के ऑनलाइन बैचेस डिक्लेयर कर दिए। ये साल भर के ऑनलाइन बैचेस में बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे, नागपुर, नासिक, कई जगह से स्टूडेंट जुड़ गए साल भर के प्रोग्राम के लिए, क्योंकि उनका साल भर का प्रोग्राम है, लेकिन 11th 12th का 2 साल का प्रोग्राम है। तो मैं अंत में आपसे इतना ही कहूंगा कि वी विल टेक पर्सनल केयर ऑफ योर चाइल्ड। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। सॉरी मैंने 10 मिनट ज्यादा लिए, राइट। इतना कहकर मैं यहां पर रुकता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।